नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आपके सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस के लेकर प्रस्तुत हूं। मेरे द्वारा ये किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 25 प्रश्न आपको ही पता है कि 6 से लेकर जो 10वीं की विज्ञान की पुस्तकें हैं उनको आधार मानकर बनाए गए हैं। साथ ही कुछ प्रश्न जो पुराने एग्जामों में आए हुए हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। ये सेशन पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आंसर होगा आर्द्रता। क्या मापा जाता है? आंसर होगा आर्द्रता मापा जाती है हाइग्रोमीटर से। आपसे पूछा गया है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपका आंसर होगा आर्द्रता। आगे है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा बैरोमीटर। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तरल पदार्थों के घनत्व का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थों के घनत्व का पता लगाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोमीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि तरल पदार्थों के घनत्व का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बेकरूल या बेकरेल दोनों होती है। कई बार बेकुरल लिखा आता है और कई बार बेकेरल लिखा आता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई कौन सी है? बेकुरल है या बेकेरल है? दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। आगे है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन है जो क्या हो? शून्य हो। यानी एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, तब ये कंडीशन होगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है आपको, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों, आगे भी पूछा जा सकता है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कुली जमीन से 40 केजी का सामान उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करनी है। यानी एक कुली है, जमीन से 40 केजी का सामान उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। तो एम हो गया साथियों इसमें 40 केजी और जी आपको ही पता है कि 10 मीटर स्क्वायर होता है। एच होगी इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 हो गई। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर mgh होता है। इसमें देखिएगा m है 40 और g है 10 और h है 2। इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 800 जूल। जूल क्यों आएगा? कि जूल कार्य है, कार्य का मात्रा क्या है? जूल है, तो जूल आएगा। सीधा सा सूत्र याद रखना है आपको, W बराबर mgh होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण रहेगा।
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपका आंसर होना चाहिए विषमांगी मिश्रण रहेगा। आगे है रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण क्या है, विजातीय मिश्रण रहेगा। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है, विजातीय मिश्रण का उदाहरण रहेगा। आगे है अम्लीकर जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन रहेगा। अम्लीकर जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का परिवर्तन है, आंसर होगा भौतिक परिवर्तन रहेगा। आगे है पदार्थों का किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन रहेगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर और 14 नंबर। पदार्थ का किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकर जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का परिवर्तन है, आपका आंसर होना चाहिए भौतिक परिवर्तन। पानी का बर्फ में परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है विटिकल्चर क्या है, तो अंगूर की खेती है। विटिकल्चर क्या है, अंगूर की खेती है, उसको विटिकल्चर बोलते हैं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम को। आगे है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, तो 50 व 30 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्लाज्मोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नया क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से जो अलग होने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, तो प्लाज्मोलिसिस है जो कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है राइबोसोम बने होते हैं, आपसे पूछा है कि राइबोसोम है वो किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन का आंसर रहेगा। राइबोसोम बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो रसदानियों में इसको संचित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, इनमें मृत कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें मृत कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो मैग्नीशियम है जो उपस्थित होता है। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, मैंने आपके साथ शेयर किए। ये सेशन पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिएगा, आपको डेली तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसके साथ इंडिया के भी 1000 टॉप क्वेश्चन है जो सीरीज शुरू कर दी गई है, वो भी नहीं देखिए तो आप जरूर देखिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स को यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।